एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आईबीटी गुरुग्राम के बच्चों प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में हम बच्चों बात करने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वन डे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एनडीए, चाहे सीरियस, चाहे टीचिंग डोमेन बच्चों डेटे प्लस बी या सीटेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की ये जो क्लास है फाउंडेशन की आपके लिए बहुत जरूरी है। इस क्लास को ये समझ लीजिए कि पूरी जो आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ेंगे सर इसी पर बेस्ड होने वाली है। और इसमें हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश को स्टार्ट से पढ़ें तो आपके पास क्या क्या बेसिक चीजें पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा और सब्जेक्ट से अलग है। मतलब कहने का ये है, जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो सर मैथमेटिक्स में क्या होता है, ऐड जब आप सीखेंगे बेसिक में तो उसमें सिर्फ ऐड के क्वेश्चन आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बॉस तो सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बॉस उसी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अगर आप नाउन पढ़ने जा रहे हैं बेटा कॉम्पिटिटिव के लिए तो उसमें टेंस भी आएगा, वॉइस भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, एडवर्ब भी आएगा। तो मिसलेनियस चीजें हम कवर करेंगे आज इस बेसिक्स में, देखेंगे क्या कैसे है। चलिए सबसे पहले बच्चों बता दूं मैं आपको, जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश अपने आप में क्या है बच्चों, एक लैंग्वेज है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट, ये एक लैंग्वेज है। हाँ ध्यान रखना, सबसे पहली बातचीत ध्यान रखना, लर्नर्स अगर इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह पढ़ा जाए बॉस तो इसमें कोई रूल्स नहीं है। अगर इंग्लिश को अब एक सब्जेक्ट की तरह देखेंगे बॉस तो आपको रूल्स ही रूल्स दिखाई देंगे। ध्यान रखना, सबसे पहली अप्रोच कि इंग्लिश को आप एज अ लैंग्वेज सीखें ना कि सब्जेक्ट सीखें। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आप सब खुद सोचिए, आपने जो हिंदी सीखी है वो एज अ लैंग्वेज सीखी है या एज अ सब्जेक्ट सीखी है? बिल्कुल सही, आपने हिंदी को बच्चों सीखा है। सब हिंदी बहुत अच्छे से आज बोलते हैं क्योंकि हिंदी को आपने एक लैंग्वेज की तरह सीखा। अगर आप इसको सब्जेक्ट की तरह सीखते तो आज 18 प्लस होने के बाद भी आप बोलते मैं खाती है, मैं पानी खाती है, मैं खाना खाता है, अनाप शनाप बकते। लेकिन आपने हिंदी को एक लैंग्वेज सीखा। तो पहली अप्रोच, इंग्लिश को एक लैंग्वेज समझा जाए, सब्जेक्ट ना समझा जाए बेटा। चलिए जब बात करते हैं बच्चों इंग्लिश एक लैंग्वेज की, तो ये जो लैंग्वेज है बेसिकली गेम किसका है, पूरा बोलने का, साउंड का। सबसे पहला गेम ध्यान रखना, खेल सब पूरा साउंड का है, ध्यान रखना। जब बच्चों साउंड की बात करते हैं, साउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला हमारे पास कि अगर हम लैंग्वेज के बेस पे प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग इनको देखें तो क्या तीनों लिविंग है? बायोलॉजिकल देखा जाए तो प्लांट भी लिविंग है, एनिमल भी है और ह्यूमन बीइंग भी है। लेकिन इंग्लिश एज अ लैंग्वेज देखा जाए बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग हमारे पास क्या लिविंग है, बाकी प्लांट और एनिमल बेटा ये नॉन लिविंग कंसीडर होते हैं इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। बिकॉज ओनली ह्यूमन बीइंग, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग ऐसा है जिसके पास एक लैंग्वेज है। ध्यान रखना, लैंग्वेज है बेटा। बोली अलग चीज होती है, ध्यान रखना। बोली का मतलब जिसको हम सिर्फ बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते। लेकिन लैंग्वेज भाषा जिसको हम लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ध्यान रखना। और पूरी इस पृथ्वी में बच्चों सिर्फ ये मानव के पास है, हमारे पास है। प्लांट कुछ बोल नहीं सकते, एनिमल आवाज तो प्रोड्यूस कर सकते हैं सब, ध्यान रखना। लेकिन वो जो बोलते हैं उसको हम लिख नहीं, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, दैट कैन बी स्पोकन, दैट कैन बी रिटन। और बोली का मतलब क्या होता है बच्चों, ओनली दैट कैन बी स्पोकन। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए साउंड के बेस पे बेटा, साउंड के बेस पे हमने एक चीज यहाँ छोटी सी पढ़ी जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फाबेट। याद रखना, अल्फाबेट। इसमें एक गलती आप बिल्कुल मत करना, क्या? इसको अल्फाबेट्स लिखते, अल्फाबेट्स लिखते बेटा इसकी मीनिंग हो जाएगी चेंज, मीनिंग हो जाएगी चेंज। और ये क्वेश्चन आपके नाउन में पूछा गया है, नाउन टॉपिक में सीएसएल में क्वेश्चन आ रखा है। अल्फाबेट्स का मतलब बच्चों क्या होता है, लैंग्वेज। और यहाँ पे बात की अल्फाबेट, ध्यान से समझना। ये अल्फाबेट शब्द जो हमारे पास है कहां से बना है? ये बना है अल्फा प्लस बीटा, ये बॉस, ठीक है। ये कुल बेसिकली हमारे पास ABCD दैट्स कॉल्ड 26 होते हैं। और इन 26 को बच्चों डिवाइड किया गया है वॉवेल और कॉन्सोनेंट में, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ध्यान देना, वॉवेल क्या होते हैं हमारे पास, A E I O U। और बाकी बेटा A to Z जो हमारे पास है, A to Z, अगर इनमें से आप माइनस कर दो ये वॉवेल तो जो बच गया वो कॉन्सोनेंट। ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब पहला क्वेश्चन यही आएगा कि सर इन दोनों में क्या अंतर है?
कि हमने ए ई आई ओ यू को वोवल कह दिया और बच्चों हमने कॉन्सोनेंट कह दिया, तो एक बहुत बेसिक, देखो इंग्लिश में जितना भी आप पढ़ेंगे सबके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। बिल्कुल सर, अगर लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो, अगर सर उसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे तो रूल्स होंगे। रूल्स और वजह मतलब, रूल्स का मतलब रेक्टिफिकेशन और वजह का मतलब कॉन्सेप्ट। आपको बताया क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे, क्या इसके पीछे एक्चुअल बेसिक्स काम करते हैं। ठीक, देखो बेटा, पूरे 26 लेटर में से अगर बात की जाए, ये 5 ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं जो हर व्यक्ति के नाम में आते हैं। पहली बात, हर व्यक्ति के नाम में आते ही आते हैं, एक बेसिक। अच्छा, दूसरी बात ध्यान देना, इनकी बहुत बड़ी खासियत क्या, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अंधा टीवी देख रहा है, इज इट पॉसिबल? नहीं सर। मैंने कहा सर गंजा सर पे कंघी कर रहा है, इज इट पॉसिबल? नो सर। पर मैंने कहा सर गूंगा बोल रहा है, इज इट पॉसिबल? ये है पॉसिबल बेटा, ये पॉसिबल है। पता है क्यों? क्योंकि कोई भी गूंगा हो, अगर आपने हैवी सीन मूवी चुपके चुपके देखी हो, आपने धमाल देखी हो, तो जो गूंगे होते हैं ना सर, वो 5 ही लेटर प्रोनाउंस करते हैं, 5 ही, आ ए ओ यू सर, ही ए आ ओ। अभी आपने हाल ही में एक सिंगर देखा था, कोई फॉरेन कंट्री का था, शायद साउथ अफ्रीका का था, उसने पूरा रैप सॉन्ग गा रखा है इन 5 लेटर्स पे। गेटिंग माय पॉइंट? एक बार इसीलिए बच्चों को वॉवल्स कहा गया, स्वर कहा गया। दूसरी बात सुनना बेटा, आप जो भी इनमें से लेटर बोल दो, आप बी बोलो ई की आवाज, सी बोलो ई की आवाज, एल बोलो ए की आवाज, बिना इनके साउंड के कोई और कॉन्सोनेंट भी नहीं बन सकता। ये तो दो बड़ी खास बात है। ठीक है बॉस। अब देखिए, अगर हम बात करें बच्चों इनमें से किसी एक की, किसी एक की, तो इसको हम बोलते हैं लेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? लेटर बोलते हैं। लेटर मतलब अक्षर, याद रखना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अक्षर। अब ये लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, मुझे पता है आपने पहले पढ़ रखा है, नो डाउट। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए बेजोड़ चीज बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनना, ध्यान से लास्ट तक सुन, आराम से सुनना चुपचाप, और नोट्स बनाते चलना बेटा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास सर, व्हाट इज लेटर? लेटर क्या है? दूसरा सर हमारे पास होगा वर्ड, और तीसरा पढ़ेंगे हम सेंटेंस। अब सब बोलेंगे सर आपने ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। भाई सर जितना आपने पढ़ा है उससे आगे भी बताया जाएगा आपको, थोड़ा सा सब्र करो बस, ठीक है। लेटर की जब हम बच्चों बात करते हैं ना, तो इसका क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या बॉस? स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, इसे आपने कहा सर ए है, बी है, सी है, डी है, ईटीसी। जैसे माय डियर लर्नर्स, आपने साइंस में पढ़ा था ना, कोशिका, सेल, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, ऐसे ये है बॉस, ध्यान देना। ठीक, अच्छा, इसकी एक खासियत देखो बेटा, इसकी अपनी कोई इंडिविजुअल मीनिंग होती ही नहीं है। इट डजंट हैव इट्स ओन इंडिविजुअल मीनिंग, कुछ नहीं है। ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, कोई मीनिंग नहीं। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा हमने कहा सर वर्ड। वर्ड मतलब वो हमारा शब्द। क्या बॉस? शब्द। ये क्या होता है? एन अरेंजमेंट। सर आपको पता है, मैंने बताया, लेकिन अभी देखो कुछ आपको नया बताने वाला हूं। एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ सेंसिबल मैनर, सेंसिबल मैनर। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने। अगर हम लेटर्स को, इन अक्षरों को सेंसिबल मैनर में अरेंज कर देते हैं, सेंस मतलब जिनका अपना कोई मीनिंग हो, मीनिंग नहीं तो वर्ड नहीं। एग्जांपल समझते हैं, देखो बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई प्लस के प्लस एन, क्या इसकी कोई मीनिंग है? बॉस मीनिंग नहीं तो वर्ड नहीं। क्या मैंने कहा बॉस? मीनिंग नहीं तो वर्ड भी नहीं। ठीक, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा आई एन के, मीनिंग हो गई तो वर्ड हो गया। वेरी गुड। खेल से सारा किसका यहाँ पे? अरेंजमेंट। किसका? अरेंजमेंट या इंगेजमेंट? बिल्कुल अरेंजमेंट। हालांकि इंगेजमेंट भी अगर खराब हो जाए तो अर्थ से अनर्थ हो जाएगा जीवन, बॉस। ठीक है, ध्यान रखना। अगर लेटर्स को
सेंसिबल तरीके से अरेंज नहीं किया गया तो इनका मीनिंग नहीं निकलेगा, और मीनिंग नहीं तो बेटा वर्ड नहीं। क्लियर सभी को? चलो वेरी गुड। तीसरी बातचीत ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, व्हाट इज सेंटेंस। ये मजेदार चीज है बेटा, बहुत मजेदार चीज है। सेंटेंस क्या है बॉस, सेंटेंस क्या होता है? अब कमेंट में जरूर बताना सेंटेंस क्या होता है, अगर आपको अभी तक क्या पता है। मैं तो बताने वाला हूं आपको, लेकिन अभी तक आपको क्या पता है? और मोस्ट प्रोबेबली जब तक मैं समझ पा रहा हूं आप ये लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, जिसका कोई सेंसिबल मीनिंग हो। लेकिन मेरे दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कंपटीशन में आपको किस आइडिया से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है बॉस, ये काफी समझाने के लिए ध्यान रखना। पहला सवाल ये मेरा कि सर क्या एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस बन सकता है? ये तो आपके आंसर के बिल्कुल अपोजिट हो गया। आपने क्या कहा सर? मोर देन अ वर्ड, एक शब्द से ज्यादा। और मैंने क्या पूछ लिया आपसे? क्या एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस बन सकता है? दूसरा चीज बेटा देखो क्या है, मैंने कहा अगर आपसे क्या एक वर्ड से ज्यादा भी हो और उनका अपना मीनिंग भी हो उस पूरे का, और वो ग्रामेटिकल भी ठीक दिखाई दे आपको, स्ट्रक्चर भी ठीक दिखाई दे आपको, क्या वो जरूरी है सेंटेंस ही होगा? दो सवाल बिल्कुल आपके सामने, फिर सुन लो क्वेश्चन। क्या ऐसा पॉसिबल एक सिंगल वर्ड सेंटेंस बन जाए? सिंगल वर्ड, ध्यान रखना बॉस। और दूसरा, क्या एक वर्ड से ज्यादा सबका अपना मीनिंग भी हो और स्ट्रक्चरल भी ठीक हो, ग्रामेटिकल भी ठीक हो, वो सेंटेंस होगा? अब अपने आंसर जो भी आपने लिखे, अब ध्यान से सुना मेरी बातों को बेटा, ठीक है बॉस? देखिए मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया सर। सपोज करो आप कोई गेम खेल रहे हो, या कोई गेम खेलते हो, या कहीं पे कुछ मूवमेंट कर रहे हो, मान लो आप मूवमेंट कर रहे हो और आपकी मम्मी बोलती है आपको स्टॉप, वेट, गो, तो ये भी एक सेंटेंस है बेटा। जैसे हमने कहा ना सर वेट, वेट, ये भी एक सेंटेंस है। और दरअसल में बेटा क्या ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। क्या बच्चों? ये इंपैरेटिव ऑर्डर दिया जा रहा है आपको, कम, गो, स्टॉप, वेट, इंपैरेटिव सेंटेंस है। ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल बात सही। अगर ये इंपैरेटिव सेंटेंस है तो बॉस वो सेंटेंस बन गया, क्योंकि इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आगे हमारे पास यू छुपा होता है, हिडन होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिला। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपके सामने था कि एक वर्ड से ज्यादा हो और ग्रामेटिकल ठीक भी हो, क्या उसका ग्रामेटिकल मींस स्ट्रक्चर वाइज। जैसे देखो एग्जांपल मैंने लिखा आई वॉज किल्ड, क्या ये सेंटेंस है बॉस? आई वॉज किल्ड, इज इट सेंटेंस और नॉट? और मोस्टली बच्चे ये समझेंगे सर ये सेंटेंस है। क्यों सर? सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अच्छा आई के साथ वॉज के बाद किल्ड, बिल्कुल जम रहा है, जच रहा है। लेकिन ऐसा नहीं बॉस, ध्यान देना, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट को अगर हम सेंटेंस मानते हैं तो वो तीन एट्रीब्यूटिव्स पे, तीन उसके फैक्टर्स जिन पर वो ठीक होना चाहिए। पहला हुआ सर स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर वाइज कि सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, वहां तो ये ठीक हो गया बॉस। दूसरा होता है हमारे पास ग्रामेटिकल, कि भाई ग्रामेटिकल भी ठीक होना चाहिए, जो ग्रामर, जैसे आई के साथ वॉज के बाद किल्ड, ये भी ठीक हो गया। तीसरा बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्सुअल। कॉन्टेक्सुअल का मतलब हुआ हमारे पास कि लॉजिकली, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज पर्सन वाइज, प्लेस वाइज, टाइम वाइज और सिचुएशन वाइज ठीक होनी चाहिए बेटा। कि अगर ये स्टेटमेंट पर्सन वाइज, प्लेस वाइज, टाइम वाइज, सिचुएशन वाइज ठीक है मेरे भाई, तो ये सेंटेंस है। अब जरा स्टेटमेंट को पढ़ के देखो क्या लिखा है, आई वॉज किल्ड। अगर बंदा मर ही गया तो कैसे बोल पाएगा आई वॉज किल्ड? कॉन्टेक्चुअली का ये ठीक हुआ? बिल्कुल नहीं सर, ये तो वही वाली बात होगी जो आजकल हरियाणवी स्टेज पे चल रहा है, वो कौन सा जी सीरीज है एक, और बालकों की मां पहचाने हैं, कौन हूं मैं, जब मैं मरा था तो 45 साल का था। सर ये ऐसा पॉसिबल नहीं, लॉजिकली ये सेंटेंस बोल पाना पॉसिबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसका ठीक आंसर क्या होगा देखो बेटा, अगर इसको हम पर्सन वाइज ठीक करना चाहें, पर्सन वाइज ठीक करना चाहें तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा हमारे पास ही वॉज किल्ड। हमने पर्सन को चेंज किया और आंसर बन गया, ये है सर सेंटेंस।
कि उसको मार दिया गया। प्लेस की तो बात ही नहीं हो रही। अगर हम इसको बच्चों टाइम वाइज बनाना चाहें तो आंसर क्या बनेगा? आई विल बी किल्ड, आई विल बी किल्ड, कि मुझको मार दिया जाएगा। आजकल सभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को डर लग रहा है। ठीक है, तीसरा सिचुएशन वाइज बच्चों, अगर हमने इसमें आई वॉज ऑलमोस्ट किल्ड, ये है सिचुएशन वाइज। तो माय डियर लर्नर्स, ऑलवेज कीप इन योर माइंड व्हेन यू वांट टू चेक द स्टेटमेंट वेदर इट इज sentence or not, we have to check the statement on the basis of these three factors: structural, grammatical and contextual. Getting my point? तो भाई ये हुआ सेंटेंस। सेंटेंस की जो एक्चुअल में सही डेफिनेशन बच्चों वो क्या है, यहां मैं लिख देता हूं। इट कैन बी अ वर्ड, ये एक वर्ड भी हो सकता है। इट कैन बी अ वर्ड, ये एक वर्ड भी हो सकता है। और मोर देन अ वर्ड, मोर देन अ वर्ड, ये एक वर्ड से ज्यादा भी हो सकता है। बट इट मस्ट हैव एन आइडिया और मैसेज, आइडिया और मैसेज मीन्स लॉजिकली। ठीक है बॉस, ध्यान देना कि सेंटेंस उसे कहते हैं कि वो एक चाहो वर्ड हो चाहो एक वर्ड से ज्यादा हो, अगर बच्चों उसमें याद रखना आइडिया और मैसेज होगा तो ही वो कहलाएगा बेटा सेंटेंस, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैंने यहां पे लिखा आई गो टू मार्केट। सर ये सेंटेंस है, ये मेरी हैबिट है, रूटीन है मेरा कोई काम, ठीक है। पर जैसे ही मैंने इसके आगे लिख दिया इफ आई गो टू मार्केट, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट हो गया। क्या होगा बच्चों? ये इनकम्प्लीट, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा, मीनिंग बन रही है, ग्रामेटिकल ठीक भी है, बट इट इज नॉट अ सेंटेंस। तो चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी को। यहां तक डाउट सभी को कोई पूछना है, किसी को कुछ डाउट है? नहीं। आगे नेक्स्ट बातचीत हमारे सामने आता है सर, जब हमने सेंटेंस की बात करी बॉस, जब हमने सर सेंटेंस की बात करी ली है, तो इस सेंटेंस के 3 एलिमेंट होते हैं। क्या बॉस? इस सेंटेंस के हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान दें। S प्लस V प्लस O, ध्यान देना S प्लस V प्लस O बेटा। ये S प्लस V प्लस O क्या है समझो। S का मतलब बच्चों यहाँ पे हुआ सिग्नेचर, V का मतलब हुआ वोडका और O का मतलब ओल्ड मंक। इज इट राइट? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। और इसका S का मतलब सब्जेक्ट, V का मतलब वर्ब और O का मतलब बेटा ऑब्जेक्ट हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को पता है बात? चलिए, हमारे पास एक सेंटेंस में 3 चीजें जरूरी होती हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनको पढ़ने के लिए बेटा हम पढ़ते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। दरअसल में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या बेटा? देखो, स्पीच का मतलब हुआ सेंटेंस और पार्ट्स का मतलब हुआ बच्चे उसके एलिमेंट्स। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन। और इसकी स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिखते हैं सर, दैट्स कॉल्ड कंजंक्शन, नॉट कंजक्शन, कंजंक्शन। लास्ट वन इज इंटरजेक्शन। ध्यान देना, ये जो 8 आपके सामने मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं बच्चों, इन्हीं से बनता है पार्ट्स ऑफ हमारे पास सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में, देखो सवाल आने बहुत जरूरी बॉस। इंग्लिश अगर एक लैंग्वेज सीख रहे हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे होता, ये चीजें बहुत जरूरी सीखना आपके अंदर। अगर आप इस चीजों को जनरेट कर लोगे अपने अंदर, इस स्किल को अपने अंदर डेवलप कर लोगे ना बॉस, तो आप यकीन मानिए इंग्लिश को एक लैंग्वेज ही समझोगे। अदरवाइज आपने जो चीजें बोला कि आपने सुन लिया और हाँ भाई यही सब कुछ है, तो एक सब्जेक्ट की तरफ पढ़ रहे हो। ध्यान देना बेटा, जैसे मैंने कहा ये जो 8 हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, ये अपने आप में क्या है, और इनसे ये S प्लस V प्लस O बनेगा। क्या बनेगा? S प्लस V प्लस O। ध्यान से समझना, चीजें अपने आप में 8 हैं,
पर नाम कितने बनेंगे, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये मिल के एक्चुअल में क्या काम फॉर्मेशन करते हैं सेंटेंस की, सेंटेंस के एलिमेंट्स मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सेम बॉस उसी की तरह है कुल मिला के, जैसे आपके घर में जब पनीर बनता है तो मम्मी से आपने पूछा मम्मी खाने में क्या बना है, मम्मी ने कहा कि बेटा पनीर बना है। नाम तो सर पनीर का आया है लेकिन उसमें एलिमेंट्स और भी है, मसाला भी है, तेल भी है, प्याज भी है, लहसुन भी है और भी चीजें हैं, पर नाम सर किसका आएगा, पनीर का आया बॉस। ये वही चीज है, बिल्कुल ध्यान रखना। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जितना भी आप पढ़ोगे सब हमारी लाइफ स्टाइल पर बेस्ड है, सारे इसके कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ स्टाइल से लिए गए, कुछ भी आसमान से नहीं गिरा है, पहली बात समझना। अब इंडिविजुअली एक एक की बात कर लेंगे इसमें हम, क्या है नाउन, हालांकि डिटेल में हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे इनके बारे में डिटेल पूरा बात करेंगे। अभी हमारे को बेसिक्स के लिए कितना जरूरी है, क्या पढ़ना है, तो वो करते हैं डिस्कस। देखो बेटे, जैसे हमने नाउन की बात करते हैं बॉस, ध्यान देना, जब बच्चों हम बात करते हैं नाउन की तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन नाउन ही रखा गया है। और ये नाउन होता क्या है, हमने बचपन में पढ़ा है सर नाउन का मतलब, सही बच्चों ने बचपन में पढ़ रखा है कि डेफिनेशन नाउन के बारे में बहुत, है ना, लेकिन थोड़ा उससे एडवांस पढ़ेंगे आज। इस कंपटीशन में जो खेल है ना सर, वो एक्चुअल में क्या आपको बताता हूं। सभी को पता है नाउन, ठीक है भाई, नेमिंग वर्ड है, हाँ या ना। पहला सवाल हमारा यह है कि सर नाउन को पहले क्यों रखा गया। अमंग द 8 पार्ट ऑफ स्पीच नाउन इज एट द टॉप। नाउन टॉप पे है बॉस, क्यों टॉप पे है, क्योंकि जब किसी भी चीज को हम खोजते हैं, कोई भी चीज हमें दिखता है तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका नाम कंसीडर करते हैं कि नाम क्या है इसका। पहली चीज सर, जब आपका बर्थ हुआ होगा ना बॉस, आपका बर्थ, तो आपके घर वालों ने सबसे पहली जो एक्टिविटी, जो सबसे पहली आपके लिए कुछ किया होगा, वो आपका नाम डिसाइड किया, रिंकू है कि रिंकी है बॉस। गेटिंग माय पॉइंट। तो नाउन जो हमारे पास बच्चों वर्ड है वो बना है नॉमेन। नॉमेन वर्ड इसका रूट वर्ड है, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है नॉमेन मीन्स नेम। क्या होता है बच्चों, नॉमेन मीन्स नेम होता है, नेम। अब देखो कुछ एग्जांपल भी समझ लो यहाँ पे। जब आप बैंक में खाता खुलवाते हैं बॉस, बैंक में, तो आपसे बोलते हैं नॉमिनी कौन है भाई, तुम्हारा पैसा कौन तुम्हारे बाद लेगा। अच्छा, अभी सर इलेक्शन के दौरान नेता लोग अपना क्या करवाते हैं सर, एक नॉमिनेशन। क्या सर, नॉमिनेशन सर। इस बंदे ने आपको मैथ में बहुत तंग किया 9th-10th में, पॉलिनोमियल, नोमियल बहुपद। आपके घर पे आए दिन हर महीने 2-3 महीने में ऐसा एक इनविटेशन आता है सर, नॉमेनक्लेचर। पेपर ने पूछा ये ओडब्ल्यूएस में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। नोमेनक्लेचर क्या होता है भाई, ये वाला क्लेचर नहीं है बॉस, ये है नॉमेनक्लेचर नामकरण वाला। क्या बोला मैंने, नामकरण। सब में नोमेन आ रहा है, सबका मतलब नाम हुआ, ठीक बॉस। अच्छा जी, आपने जो बचपन में पढ़ी परिभाषा क्या पढ़ी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा भावी। क्यों भाई, भाभी का नाम भी संज्ञा क्या रहेगा यार, तो उसको नाउन कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसी बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। पहला क्वेश्चन सर ध्यान देना, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। और दूसरा सर हमारे पास, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये दो स्टेटमेंट हैं, इन दोनों में से दिल्ली के बारे में बताना है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या दोनों दिल्ली नाउन, एक दिल्ली नाउन है, ये दोनों नाउन नहीं है। और बेसिकली जो आपके दिमाग में चल रहा है सर, दोनों दिल्ली नाउन है, पक्का, जगह का नाम है, नाउन होगा। चलो मैं प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, ऐसे बता दूंगा, समझ में कम आएगा, प्रैक्टिकल समझो। मान लो एक लड़का रिंकू है, बहुत अच्छी फैमिली से है, भगवान न करे कभी उसको खरोच आए, पर वो बीमार पड़ गया और 7-8 महीने किसी हॉस्पिटल में बढ़िया से एडमिट था। जी, कहने के लिए हॉस्पिटल था, सारी सुविधाएं थी उसके पास, 3 BHK की तरह बिल्कुल था, सब बड़ी सी एलईडी लगी हुई है सामने, भाई आराम से टीवी देख, एसी है सर, है ना भाई, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, वाटर सब रखा हुआ है, और देख रेख करने के लिए उसके एक नर्स है, सुंदर सी नर्स, जो सिस्टर कहते हैं, क्या बोलते हैं बहुत, सिस्टर बोलते हैं। अब वो 7-8 महीने में ट्रीटमेंट वहां करवाता है, उसको सिस्टर ये लाओ, सिस्टर वो लाओ, सिस्टर दवाई दो, सिस्टर ये, आराम से। जब वो ठीक होकर अपने घर आता है तो उसके पेरेंट्स उसको बताते हैं कि रिंकू, हमने तुमसे एक बात छुपाई थी, जब तुम 6.5 साल के थे तो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारा बाल विवाह करा दिया था। और रिंकू सेट, खुश, चलो भाई एक कमी थी वो भी पूरी होगी, घर वालों ने कर दी हमारे। तो अब क्या होता है बॉस, जब मम्मी से बोलता है कि मम्मा ठीक है चलो आपकी बात हम स्वीकार करते हैं, आप लोगों की बात सराखों पे, कहाँ है मेरी दुल्हन, बोलेंगे जी उधर बैठिए। जैसे रिंकू जाएगा, ही फाइंड्स व्हाट, द सेम गर्ल जो हॉस्पिटल वाली थी। तो अब रिंकू से क्या बोलेगा, हॉस्पिटल में क्या रिश्ता था, अब क्या रिश्ता है बॉस,
बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो यही सर हमारे सामने से क्वेश्चन आ गया कि एक जगह पे वही लड़की सेम, उसने उसको नर्स सिस्टर कहा, और अब सर जब उसको मालूम चला कि इसका विवाह इससे हो चुका है तो अब क्या कहेगा। ये कमेंट सेक्शन में बता देना सर क्या कहेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो सर आपकी मम्मा, किसी बच्चे की मम्मी है, स्कूल में टीचर है और आप उसी स्कूल में पढ़ते हो, तो स्कूल में कैसे बोलोगे, मे आई कमिंग मैम या मे आई कमिंग मम्मा, दैट्स गुड। और घर पे क्या बोलोगे सर, एक चपाती देना मम्मी या एक चपाती देना मैम। ऑब्वियस सी बात है सर, पूरा खेल यहाँ पे फंक्शन का है, खेल के साथ साथ फंक्शन का है। जब स्कूल में मम्मी से आपने बात की तो वो मैम कहलाई, और जब घर पे आपने रोटी मांगा तो मैम नहीं वो माँ कहलाई, हाँ या ना सर। तो यही इसके अंदर गेम है, जो ये दिल्ली है और ये दिल्ली दोनों एक ही शब्द है पर इनके फंक्शन अलग अलग है बॉस, ध्यान देना। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानते बेटा। नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास तीन वर्ड है, व्हाट, हु और whom। क्या कहा बॉस हमने, व्हाट, हु और whom, ध्यान देना। और वहीं पे बच्चों एडवर्ब की आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ध्यान देना। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। व्हाट का मतलब बच्चों हुआ हमारे पास क्या, हु कौन, whom किसे। अब यहाँ पे एक बात और समझना, काम की बात है। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया इंग्लिश एज एक लैंग्वेज सिर्फ मानव ही जीवित है, बाकी सब चीजें नॉन लिविंग है। इसी बेस पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन, हमारा राष्ट्र पशु कौन है, तो आपके मन में आएगा सर कुछ इसकी इंग्लिश क्या है सर। मैंने क्या क्वेश्चन किया, मेरा क्वेश्चन है हमारा राष्ट्र पशु कौन है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स इनका आंसर आएगा हु इज आवर नेशनल एनिमल, दैट्स अ रॉन्ग वन, गलत। इसका होगा व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल, बिकॉज हु एंड whom we use for living being and what we use for non living, getting my point। बच्चों हु और whom का जो हम यूज करते हैं, ध्यान देना, ये लिविंग के लिए होते हैं। किसके लिए बच्चों, लिविंग के लिए होते हैं, ध्यान देना। और जो हम वट का यूज करते हैं बेटा, ये होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए वट का यूज करते हैं। तो यही बात समझा रहा हूं मैं आपको। दूसरी बात समझना बच्चों, जो लिखा हुआ हमारे पास है एडवर्ब है, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहां, हाउ का मतलब कैसे, कोई ढंग कोई मैनर, और व्हाई का मतलब सर क्यों। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा बॉस, मैं कहां रहता हूं, मैं कहां रहता हूं। और जब सर बात बनेगी मैं कहां रहने की बात बनेगी, तो सर ये वेयर का रिप्लाई हो गया। और वेयर का रिप्लाई क्या होता है बेटा, एडवर्ब। क्या होता है बेटा, एडवर्ब। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सर ये व्हाट का रिप्लाई हुआ बॉस, और ये हुआ हमारे पास नाउन। क्या हुआ बॉस, नाउन हुआ। तो माय डियर लर्नर्स, ऐसे पहचानते हैं कि नाउन कौन है कौन नहीं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, दो क्वेश्चन आपके लिए, इनका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बता देना। शी विल कम टुमारो, एक इस टुमारो को बताओ और एक ये, एक टुमारो ये है, एक टुमारो ये है। दो टुमारो हमारे सामने बेटा है, दोनों में से कौन सा नाउन है कौन सा एडवर्ब है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, फिर भी मैं आपको आंसर डिस्क्लोज कर देता हूँ, है ना। जो पहला हमारे पास है शी विल कम टुमारो, ये रिप्लाई है बेटा व्हेन, कब आएगी, कल आएगी, तो ये एडवर्ब हुआ। और दूसरा टुमारो जो है, टुमारो नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, दैट्स नाउन बेटा, नाउन का रिप्लाई है, क्या कभी नहीं आता है, तो कल कभी नहीं आता है। तो यहां तक ये जो हमने बातचीत सीखी अभी तक, नाउन के बेसिक सीखे, बिल्कुल बेसिक। अब बात करते हैं बेटा हम प्रोनाउन की। देखो बॉस, दूसरा हमारा ध्यान देना, प्रोनाउन क्या होता है। जब आप इसको समझेंगे, समझना जाते हैं, तो आपको एक बहुत बेसिक सी बात समझनी है। आपके मन में कुछ जो जो रेडीमेड आपका आंसर तैयार है, वो यही है कि नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, बोले तो प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन ये तो सर बहुत ऑर्थोडॉक्सी सोच हो गई। फिर आपने ये तो परिभाषा आपने थर्ड में सीखी थी, और थर्ड से लेकर क्या सीखा। और इस कंपटीशन में सर खेल पूरा आइडिया का है। जब तक आप अपने विचारों से बैठ के नहीं लड़ोगे, कोई भी टीचर आपको पढ़ा दे बॉस, वो जितना भी पढ़ाएगा वो 99% होगा, 1% आपकी थॉट पे है। और जो बच्चा अच्छे थॉट्स लगाएगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ तो ऐसे क्यों हुआ, ऐसे हो सकता था कि नहीं हो सकता था, ऐसे क्यों नहीं हो सकता था, बच्चों वही बनता है रैंक होल्डर,
वही बनता है रैंक होल्डर। रैंक होल्डर बनने के लिए कोई अलग से किताब नहीं लेनी पड़ती, अलग से किसी से नहीं पढ़ना पड़ता, इसका यूज करना पड़ता है बॉस, इसका। ठीक है भाई, चलिए। तो प्रोनाउन को जो हमने समझने का काम करेंगे सर, वो लिखा हुआ है प्रो प्लस नाउन। किससे सर? प्रो प्लस नाउन। ध्यान देना बच्चों, प्रो प्लस नाउन। और सभी को बच्चों पता होगा प्रो का मतलब क्या होता है। यस सर, प्रो का मतलब हुआ एन एडवांस। क्या हुआ सर? एन एडवांस। ध्यान रखना, ये वो वाला एडवांस नहीं है बॉस 18 वाला, ये एडवांस वाला एडवांस है। ठीक है भाई, हाँ, एन एडवांस वर्जन ऑफ नाउन। अरे भाई ये क्या लिख दिया आपने? एडवांस वर्जन ऑफ नाउन क्यों लिख दिया बॉस? ध्यान से सुनना समझना, मैंने नाउन का एडवांस वर्जन क्यों कहा यहाँ पे। अगर कोई भी, जैसे एग्जांपल समझो, एक फोन है ओप्पो, ओप्पो 7, और कंपनी ने एक महीने बाद इसी का ओप्पो 7 प्रो, है ना, लॉन्च किया। दोनों में क्या डिफरेंस है समझना। जैसे कि मान लो कोई फोन लॉन्च होता है, उसके फीडबैक्स आते हैं एक डेढ़ महीने में, और फीडबैक्स में ये आया कि इस फोन में सब अच्छा है, अगर थोड़े से इसके ये फंक्शन और अच्छे हो जाए तो ये फोन और अच्छे से दिखेगा। ये कॉमन सबका फीडबैक था। तो जो उस कंपनी, जो उस फोन की जो मैनेजमेंट होगी, जो भी उसको देख रेख कर रहा होगा बनाने में, वो सोचेगा क्यों ना हम इसका एक प्रो वर्जन ला देते हैं, उसमें वो चीज, जो ड्रॉबैक्स थे जो पहले वाले में, उसको हम कंपनसेट कर देंगे, उसमें एड अप कर देंगे। तो वो तुरंत क्या करती है बच्चों, उसका एक प्रो वर्जन लाती है, दैट्स कॉल्ड बेटा प्रो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मतलब नाउन में भी कुछ ड्रॉबैक होंगे, उसी ड्रॉबैक को प्रोनाउन क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ सर? चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूँ, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये किताब वाली सब मुझे भी कम समझ में आती है। देखो, जैसे मान लो, हाँ जी, ये सोनू बैठा हमारा भाई, सोनू कह रहा हूँ, रिंकू बैठा हुआ है। अब मान लो एक लड़का है, ये सभी जितने बॉयज उनके लिए ऑलमोस्ट, मान लो बेटा, मैं अगर आपको कहूं कि आपको एक कमरे में बैठना है, और कमरे का जो टेम्परेचर होगा सर, वो होगा 55 डिग्री सेल्सियस, फुल गर्मी का, और महीना भी चल रहा है सर जुलाई का, गर्मी का। नो एसी, नो वाटर, नो क्वार्टर, नो वेंटिलेशन। क्वार्टर मतलब खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, हाँ। नो वेंटिलेशन, ठीक। और बिल्कुल डार्क रूम है, अंधेरा है, अंधेरा। और आपसे कहा जाए कि सोनू के साथ बैठना है 4 घंटे, और बैठ के बातें करनी है। 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, हवा नहीं है, ना एसी है, ना पंखे है, ना पानी, ना वेंटिलेशन है। सोनू के साथ बैठ के आपको 4 घंटे डार्क में बातें करना है। वुड यू लाइक टू सिट विद सोनू? देखो सबके आंसर नो, सबके आंसर नो। लेकिन अब ध्यान सुनो, जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलूंगा, सबके सब सेट हो जाएंगे। मैंने कहा शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब बॉस बैठ गया 8 घंटे, 12 घंटे भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बस एक फॉर्मूला काम किया, E इक्वल टू MC स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, इंग्लिश की एक बुक में फॉर्मूला। इसका मतलब when we sit with a nice girl for 2 hours it seems like 2 minutes, and when we sit on heat stove for 2 minutes it seems like 2 hours। वीडियो को आराम से सुनने पर समझ आएगा क्या बोला। ठीक है, आ जाओ। एक्चुअल में हमें ये प्रॉब्लम हुई यहाँ पे कि जो सर सोनू अपने वर्ड का, उस सोनू से हमें समझ में नहीं आया कि सोनू नाम तो है पर किसका नाम है, लड़का है कि लड़की। पर जैसे आपने कहा शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो सर आपको समझ में आया कि वो एक लड़की की बात हो रही है। तो ये नाउन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा जो नाउन का ड्रॉबैक था, और इसीलिए प्रोनाउन बनाया गया माय डियर लर्नर्स, कि नेम नेवर जस्टिफाइज जेंडर। गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल और बताओ, टॉमी किसका नाम है? मोस्टली दिमाग क्लिक करके आपके हिसाब कुत्ते का नाम होगा, डॉगी का नाम टॉमी होगा, लेकिन नहीं। एनसीईआरटी 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर द फन दे है, टॉमी मार की भाई बहन। किटी किसका नाम है बॉस? आपने कहा एक बिल्ली के बच्चे का नाम है, बिल्ली का नाम होगा। पर 10th क्लास एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, एनी फ्रैंक की डायरी का नाम है किटी। लक्ष्मी किसका नाम है बॉस? लड़की का नाम है। 10th क्लास एनसीईआरटी भोली के चैप्टर, भोली की गाय का नाम है लक्ष्मी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? नाउन की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है ये, नाउन मींस नेम नेवर जस्टिफाइज जेंडर, एंड प्रोनाउन क्या करता है? उसको जस्टिफाई कर देता है। जैसे मैंने कोई नाम लिखा सोनू, अब सोनू अगर लड़का होगा हमारे पास, जैसे हमने कहा सोनू को, कहा सोनू लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, और वस्तु है तो इट। उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं भाई, जो आपके दिमाग में आया। इट का मतलब, इट मतलब नॉन लिविंग। तो ध्यान रखना, ये प्रोनाउन का एक्चुअल में फंक्शन होता है, प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है भाई, चलिए सर आगे बढ़े। जब भी बेटा प्रोनाउन पढ़ने जाना, उसमें एक दो बातें जरूर अच्छे से पढ़ना, प्रोनाउन के बेसिक्स में पढ़ लेना। बेसिक्स में क्या पढ़ना अच्छे से? एक इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में सर। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। कोई भी अगर वर्ब है, ध्यान देना,
वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद बेटा ऑब्जेक्ट। ये सभी को बेसिक्स पता ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जी, मैंने कहा जी आई, वेरी गुड। आई का मतलब मी, शाबाश, सबकी आवाज आ रही है। वी का मतलब अस, बहुत अच्छे, शाबाश। यू का मतलब यू, ही का मतलब हिम, सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारे। शी का मतलब हर, इट का मतलब इट, सभी को पता है, वेरी गुड। अभी देखो तुम्हारी आवाज बंद करता हूं। दे का मतलब देम। अब बोलो, अब बोलो भाई, अब बोलो बस। हु का ऑब्जेक्ट, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। हु का ऑब्जेक्ट होता है बेटा हमारे पास होम। क्या होता है बेटा? होम होता है, ध्यान देना बातों को, ठीक है भाई। तो पहला केस ये पढ़ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद बेटा ऑब्जेक्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ इसी के बेस में, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीएचएसएल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन लिखा सर, वन ऑफ द गर्ल्स इज और आर रेडी टू गो, फिल करो। दूसरा सर, कैप्टन विथ प्लेयर्स इज और आर enjoying द मैच। लो भाई, दो सेंटेंस है, वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से रोक के सॉल्व कर लेना। बाकी मैं बताता हूँ आप कहाँ गलती करोगे। पहला आपका आंसर मोस्ट प्रोबेबली ठीक होने वाला है बच्चों का। क्यों? सर उन्होंने देखा वन ऑफ द गर्ल्स की बात हुई, ज्यादा गर्ल्स है, उनमें से एक की बात हुई, तो आंसर में इज आ गया, नो डाउट। दूसरा वाला आपने आंसर आर लगाया होगा मोस्टली बच्चों ने, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। अब ये समझो गलत क्यों हुआ, ध्यान सुनना। आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट किया हिंदी में। कोच और कैप्टन प्लेयर्स के साथ मैच का आनंद ले रहा है, तो यहाँ पे मैच का आनंद लेने वाले लोग एक से ज्यादा हुए, तो आंसर आर आ गया। My dear learners, if you want to crack your exam, English exam, you have to learn in English, you have to make your approach in English, because English is different language and Hindi is different. But I respect Hindi very much, no doubt. But अगर आपको इंग्लिश सीखना है सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आपकी अप्रोच भी इंग्लिश में होनी चाहिए। इस दिमाग से बात बाहर निकाल दो कि हिंदी करके ही इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर ये आप सोच रहे हो, जिसको हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश सीख ही नहीं पाएगा। फिर ये अंग्रेज सब अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं? क्या उन्होंने पहले हिंदी सीखी होगी? नो बॉस। सही तरीका यह है कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही सीखा जाए। बात समझ में आ गई ना बेटा? ट्रांसलेशन का तरीका आपका जो है वो हर बार सही नहीं बैठेगा, इसीलिए आप देखो खेल गए। यहाँ पे एक्चुअल में बेटा गेम ये है इस ऑफ का, प्रिसिविद का। बता दूं मैं आपको, एक तो प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब के बाद भी बेटा ऑब्जेक्टिव केस। ये दो कंडीशंस हैं, प्रेपोजिशंस और वर्ब, हम दोनों के बाद बच्चों ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखोगे प्रेपोजिशन क्या होता है बेटा हमारे पास? प्रेपोजिशन का मतलब हुआ इन, ऑन, एट, टू, विद, बिटवीन, etc। ये सब बच्चों क्या है? प्रेपोजिशंस है। तो इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये लिखा हुआ ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो भी लिखा आएगा बच्चों ये ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? ये, और इसके हिसाब से लेंगे इज। सेम यही, ये प्रेपोजिशन हुआ, इसके बाद लिखा हुआ हमारा प्लेयर्स ऑब्जेक्ट हुआ, कैप्टन हमारा सब्जेक्ट हुआ, और कैप्टन हो गई इज। गेटिंग माय पॉइंट? वीडियो को प्लीज एक दो बार और देख लेना आराम से, अगर ये बात समझ में ना आई हो, आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, बॉस सभी को समझ में आया यहाँ तक? हाँ, वेरी गुड। समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख देना वेरी गुड, और वीडियो को लाइक जरूर करना, भूलना गलती से भी नहीं। ठीक है भाई, हाँ आगे बढ़े। चलो बॉस, जब आप प्रोनाउन पढ़ो ना बॉस, एक कॉन्सेप्ट इसमें और पढ़ लेना, नंबर ऑफ पर्सन का गेम। क्या भाई? नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। अगर बच्चों हम बात करें नंबर ऑफ पर्सन की, तो देखो बेटा एक चीज ध्यान देना, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक लैंग्वेज की, या हर एक फील्ड की अपनी अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी। हमें पता है पर्सन का मतलब यहाँ व्यक्ति होता है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन मींस रोल इन कन्वर्सेशन, रोल इन कन्वर्सेशन बेटा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों पर्सन का मतलब क्या है? रोल इन कॉन्वर्सेशन। किसी भी बातचीत में किसका क्या रोल होता है, इसको टर्मिनोलॉजी कहते हैं बॉस। जैसे मैंने कहा पर्सन का मतलब यहाँ पे क्या है? रोल इन कन्वर्सेशन। हर एक शब्द का अपना अलग अलग मीनिंग होता है अपने अपने फील्ड में। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे आपकी मम्मी ने आपसे कहा बेटा गैस पर खाना चढ़ा दो, मतलब खाना बनने को रख दो। इस चढ़ाने का मतलब है खाना बनाने को रख दो, है ना भाई, बनाओ खाना। दूसरा,
पुजारी ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, इसका मतलब हुआ किसी को समर्पित करना, अर्पित करना। ठीक है भाई। तीसरा इस चढ़ाने का मतलब मैंने कहा चिकनी चमेली चुपके के लिए पौवा चढ़ा के आई, मतलब पीना सब। तो यही मैं समझा रहा हूँ, हर शब्द का अपनी अपनी अलग अलग फील्ड में अलग अलग मीनिंग होता है और इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए बॉस, हमने यहाँ पे देखा हमारे पास कन्वर्सेशन में सबसे पहली बातचीत होती है फर्स्ट पर्सन, एक को बोलते हैं, एक को बोलते हैं सेकंड पर्सन और एक को बोलते हैं हम लोग थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है बेटा, सेकंड पर्सन क्या है बेटा और थर्ड पर्सन क्या, ध्यान देना। फर्स्ट पर्सन हम बोलते हैं आई और वी को, आई और वी को। सेकंड बोलते हैं यू को और थर्ड बोलते हैं कोई नाम हुआ है सोनू, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, वस्तु है तो इट और एक से ज्यादा है तो दे, इटीसी। ये सबको पता होगा, फिर मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, कुछ नया बताऊंगा बॉस, ऑब्वियस सी बात है। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे गेम ये है ना, जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्पीकर। क्या बोलते हैं, स्पीकर। सेकंड को क्या बोलते हैं, लिसनर। पता है क्यों, क्यों बोलते हैं ऐसा भाई, पता है ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी बातचीत में जो सबसे पहले एक्टिविटी होगी वो बोलने की होगी बॉस। क्या होगी, बोलने की होगी। उसके बाद अगली एक्टिविटी सुनने की होगी, क्योंकि हमने वो गाना सुना सर, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, तो पहला काम कौन सा होगा, बोलने का। फिर कौन सा काम होगा, सुनने का। तो थर्ड पर्सन को क्या नाम दे बच्चों, थर्ड पर्सन को हम बोलते हैं नॉन एक्टिव। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन एक्टिव। अब ध्यान रखना, किसी भी बातचीत में दो लोग एक्टिव होते हैं, थर्ड पर्सन नॉन एक्टिव होता है। क्या मैंने कहा बेटा, इन अ वन कन्वर्सेशन ऑलवेज बी टू पर्सन्स आर एक्टिव, स्पीकर एंड लिसनर। थर्ड पर्सन हमेशा होता है नॉन एक्टिव। एग्जांपल समझे, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। फिर मैंने कहा आपसे हाउ आर यू, तो मैं कौन हुआ, स्पीकर। आप कौन हुए, लिसनर। हम दो लोग एक्टिव हैं, हाँ या ना। दूसरी चीज, आपने जवाब दिया मजामच है, तो आप कौन हुए, गुजराती नहीं नहीं नहीं, आप हुए स्पीकर, मैं कौन हुआ, लिसनर। तो इंटरचेंज कौन होगा, दो लोग, क्योंकि दो लोग एक्टिव हैं। पर मैंने बोला आज राधिका नहीं आई, तो क्या राधिका ने कुछ सुना, कोई रिप्लाई किया, नो, वो नॉन एक्टिव बॉस। एक बातचीत में दो ही लोग एक्टिव होते हैं, इसीलिए यही चेंज होते हैं। इंटरचेंज भी यही होंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन नॉन एक्टिव होता है, इसे नरेशन में मेरा ध्यान रखना। जब नरेशन पढ़ोगे ना बॉस, तो आपको बताएंगे थर्ड पर्सन को नो चेंज करना है, वजह नहीं बताएंगे, वजह यही है कि थर्ड पर्सन में से क्या होता है बेटा, नॉन एक्टिव होता है। गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया सारा खेल, ठीक है। बाकी का जो हमारे पास फाउंडेशन है वो अगली वीडियो में आएगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कोई डाउट है कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार आए बेटा, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू वेरी मच। फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय